बोली थी कि यार अपन ने ना मेजरमेंट से स्टार्ट किया था लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं ऑन किया था, तो फिर अब उतना पार्ट्स का देखना पड़ेगा। एनीवेज चलो अपन करेंगे बाद में। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो मेरा स्टेटमेंट सुनना ध्यान से कि मेरे पास में डेल्टा एम, डेल्टा क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, लेमडा एम या लेमडा इक्यू पर क्या फर्क पड़ेगा इस वाले फॉर्मूले से। तो कहानी ये कि एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट इफेक्ट ऑफ मोलरिटी इज मोर डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू कंडक्टिविटी। मतलब मेरे पास में यहाँ पे के रिस्पेक्ट में एम ज्यादा डोमिनेटिंग है कापा के रिस्पेक्ट में, तो मतलब ये ज्यादा डोमिनेटिंग है, मतलब ये कम होगी तो मेरे पास में डेल्टा एम लेमडा एम क्या होगा, लेमडा एम या लेमडा इक्यू क्या होगा, ये मैं पूछ रही थी। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है ना बेटा, तो ऑन डाइल्यूशन हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, डाइल्यूट करने पर एम कम होता है, एम कम होगा तो ये क्या होगा, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है ऑन डाइल्यूशन हाँ क्या, लेमडा एम एंड EQ आपका इंक्रीज होता है। अब ये दोनों ही इंक्रीज होते हैं, ठीक है मान लिया, लेकिन इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब हम बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली इन दोनों के रिश्ते से कि ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ना चाहिए, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ना चाहिए, ये ऐसा रिलेशन अगर आता है तो यहाँ पे समझ नहीं आता है कि क्या, हाँ यहाँ पे मैंने ये उल्टा लिख दिया एरो, ये के कम होती है ना पापा। तो ओवरऑल यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ये इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होगा लेकिन वेरिएशन आपके किसके साथ में आएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएशन ऑफ लेमडा एम विद concentration for strong इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए अल्फा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा क्या हो जाता है बेटा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 होती है क्या। हाँ मैम। तो अब अगर हम जैसे अलग अलग कंसंट्रेशन लें, ये क्या बोला, वेरिएशन ऑफ लेमडा एम विद कंसंट्रेशन फॉर, तो हमने क्या करा कि अलग अलग कंसंट्रेशन ले और अलग अलग कंसंट्रेशन पर अगर हम लेमडा एम और सी के बीच में, दैट इज कंसंट्रेशन के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो हमें यहां से समझ में आता है कि कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है जैसे कि ये आया थोड़ा स्ट्रेट लाइन हल्का सा टिल्ड होते हुए, ये हमारा कंसंट्रेशन और लेमडा एम के बीच में ग्राफ किया। तो माना कि कोई ये इस तरह से आया, ये कोई इस कंसंट्रेशन पे अब तो ग्राफ क्या मिला हमें, स्ट्रेट लाइन का मिला। और जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ जा रहा है हमारा, जैसे कि ये स्टार्ट होता है, ये इधर जा रही है, लेफ्ट टू राइट अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट जाइन की तरफ जाने पर जो कंसंट्रेशन है वो टेंडिंग टू 0 हो रही है। देन इससे तो अब मेरे पास में यहाँ पे अगर ये इधर इधर जा रहा है और मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करूं तो यहाँ पे मुझे एक किसी पॉइंट पे एक्स्ट्रा प्लॉटिंग पर मुझे यहाँ पे किसी पॉइंट पर क्या मिल जाएगा, डेल एम इंफिनिटी, और ये लैम्डा एम इंफिनिटी को ही हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
या LMC, या फिर इसे हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो कंसंट्रेशन पर इधर गए और हमने क्या करा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल एम, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करी, लेकिन जीरो तो लिख नहीं सकते, तो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो अगर हो गया इधर अपन ने निकाल दिया तो फिर तो आपने कुछ मिलाया ही नहीं उसमें इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे टेंडिंग टू जीरो बोलेंगे, तो यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या आएगा, एक LMC निकल के आ जाएगा, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, जिसे हम क्या बोलेंगे, डेल एम इंफिनिटी। तो यहां से मुझे डेल एम इंफिनिटी के एक्सप्रेशंस लिखते आने चाहिए। एक मिनट ना, अपग्रेड कर रहे हैं, डेल एम इंफिनिटी। और इसी डेल एम इंफिनिटी के एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए जिस साइंटिस्ट ने ये प्लॉट किया था ग्राफ, उसी ने एक एक्सप्रेशन दिया था, मतलब एक इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन का नाम क्या है, उस इक्वेशन का नाम है Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। मतलब ये जो आया है इसमें और लैम्डा एम में रिलेशनशिप बताने के लिए ये जिसने ग्राफ प्लॉट किया था उसी साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दी, Debye-Huckel-Onsager, एक साथ है ना ये, इक्वेशन, और वो इक्वेशन है हमारी लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी अंडर रूट सी। अब यहाँ पे डेल एम क्या है हमारे पास में, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। डेल एम इंफिनिटी क्या है मेरे पास में, मतलब लैम्डा एम इंफिनिटी क्या है मेरे पास में, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। सी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन, और बी मेरे पास में है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट which takes into account viscosity and dielectric constant of solvent। तो अगर मेरे पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट आता है तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा क्या होगा, लैम्डा होता है हमारा, सॉरी लैम्डा बोल रही हूँ, अल्फा क्या होगा हमारा, अल्फा इज 1/√c। तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनल फिर अल्फा लिखा इसीलिए। तो इन दोनों में ये मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के क्वेश्चन मोलर कंडक्टिविटी से अगर आते हैं तो यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने ये जो बात की है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए किया, अगर मैं इसी ग्राफ को वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्लॉट करूं तो ये वाला ग्राफ तो नहीं बनेगा, ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा। तो फिर कौन सा बनेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास में जैसे ये इस तरह से बनता है, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे CH3COOH या फिर कोई फॉर्मिक एसिड होता है तो इन दोनों के बीच में ये ग्राफ बनेगा। अब क्योंकि रिलेशन क्या है हमारे पास में, लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एंड अल्फा इज दिस। तो यहाँ पे मेरे पास में जो लैम्डा इंफिनिटी एम मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड किया था वो हम Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, मतलब कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा इंफिनिटी एम, मतलब लिमिटिंग LMC जो है हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते हैं। किससे फाइंड नहीं कर सकते हैं,
डीबाई-हकल ऑन-सेगर इक्वेशन से। तो अगर मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए LMC कैलकुलेट करना है तो एक नया लॉ पढ़ना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं, बड़ा ही अजीब सा नाम है, कोलराश लॉ। कोलराश लॉ, और कोलराश लॉ के एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं। तो कोलराश लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि मुझे लैम्डा m इंफिनिटी दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर पता चल जाए। तो अब हम देखेंगे कोलराश लॉ। तो इन्फिनिटी डाइल्यूशन अगर आपने करा तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर क्या होता है, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 100% डिसोसिएट हो जाता है। मतलब अपने अलग अलग जो भी आयंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे से, है ना। तो दैट्स वाई जो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, जितने भी आयंस है उन आयंस के लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ आयंस का समेशन कर दो। जैसे कि आपके पास में कोई भी आयंस हुए, बहुत सारे आयंस मिले, जैसे केटायन मिला, एनायन मिला, है ना, तो आपके पास में आपने डाइल्यूट किया तो इन्फिनाइट डाइल्यूट करने पर सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ है, आपके 100% डिसोसिएट हो गए। डिसोसिएट हो गए इसका मतलब आयंस आपके क्या हो गए, सेपरेट हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है ना। तो अगर मुझे LMC निकालना है या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है, मतलब डेल्टा m इंफिनिटी और डेल्टा EQ इंफिनिटी निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, जितने भी आपके आयंस एंड केटायंस है उनकी लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का समेशन कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास में जैसे सपोज कि ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट का केटायन होगा, एनायन होगा, तो उनकी अब इसे पूरा लेमडा से बनाएंगे और इसे हम आधा लेमडा, मैं बता रही थी ना कि आगे पता चलेगा कि इसे आधा लेमडा क्यों बता रहे हैं हम। तो हमारे पास में ये हो जाएगा लेमडा EQ ऑफ केटायन प्लस लेमडा इंफिनिटी EQ ऑफ एनायन। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। कोलराश लॉ, एट infinity dilution each and every electrolyte is 100% dissociated and ions are completely independent from each other. So, limiting equivalent conductivity of any electrolyte will be equal to summation of limiting equivalent conductivity of anion and cation। अब यहां से अपने को एक्सप्रेशंस पे बहुत काम करना पड़ेगा कि लिखना कैसे एग्जैक्टली। तो अब यहां से ध्यान से समझ लेना कि मेरे पास में लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर लिखना है तो ये वैल्यू के फॉर्म में, अगर जैसे कि न्यूमेरिकल्स वैल्यू देंगे तो वो लैम्डा इंफिनिटी EQ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, समीशन किस किस का हो रहा है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एंड केटायन। तो ये मेरे केटायंस के लिए और एनायंस के लिए बात कर रही हूँ, इसलिए मैं इसके ब्रैकेट के बाद C लिख रही हूँ ताकि केटायन समझ में आ जाए। EQ A मतलब एनायन, ये एनायन है ना, कैथोड और
उससे मत समझ लेना। तो यहाँ पे अगर लैम्डा EQC बोले आपको, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ केटायन। ये क्या हो जाएगी आपकी, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ केटायन। अगर आप इन दोनों का समीशन कर देते हो तो मेरे पास में यहाँ पे क्या निकल के आ जाता है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्ट, मतलब इंफिनिटी पर आपका ये फाइंड आउट हो जाएगा। अगर ये फाइंड आउट हो जाता है तो हमारे पास में इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे डेल m इंफिनिटी भी। इतना समझ में आता है। अब यहाँ पे अगर लिमिट, तो ये आपका एक्सप्रेशन आया था। अब केटायन और एनायन के लिए मुझे एन फैक्टर अगर निकालना है तो हमें पता है कि केटायन और एनायन कोई भी होगा तो उसके लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। तो इन केस ऑफ मोल्स आपको ये वाला फार्मूला मैम रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ना? नहीं मैम, अरे इधर से तो चल रहा है बेटा। नहीं दिख रहा है मैम। करा है, कर रखा है, पता नहीं दिख नहीं रहा है क्या, लेकिन मैंने कर दिया है। चालू है मैम। हम्म, तो अब यहां से मुझे क्या, जैसे कि मोलर कंडक्टिविटी चाहिएगी, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन का सम ऑफ करना पड़ेगा। तो यहां से मुझे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन के लिए ये निकालना पड़ेगा। तो यहां से क्या निकालूं मैं, इसको आप देखें कि इस केटायन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे n प्लस इंटू केटायन, m एनायन है तो n माइनस इंटू ये नंबर ऑफ चार्ज है ना केटायन और एनायन के, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये n प्लस क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जैसे अगर तुम्हें किसी सॉल्ट के लिए एन फैक्टर निकालना होगा, अब ये तो आपके सपोज कि तुम्हारे पास में एग्जांपल आता है MgSO4 के लिए एन फैक्टर, तो क्या आएगा एन फैक्टर 2। हाँ ठीक है ना। अगर Al2SO4 होल थ्राइस आता है तो उसके लिए क्या कर देना है, सीधा 3 into 2 कर दोगे। अरे 3 into 2 करेंगे ना बेटा, एन फैक्टर A2B3 टाइप का सॉल्ट है ना ये। तो आयंस के लिए तो हम ऐसे निकालते हैं, लेकिन अगर मुझे सॉल्ट के लिए निकालना है, एन फैक्टर फॉर सॉल्ट, तब आपको फॉर्मूला देखना होगा, एन फैक्टर इज इक्वल टू न्यू प्लस एन प्लस न्यू माइनस इंटू एन माइनस, ये न्यू है ना, तो न्यू प्लस क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ केटायन, एन प्लस क्या था, चार्ज ऑन केटायन, फिर न्यू माइनस यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एनायंस, और एन माइनस यहाँ पे होता है चार्ज ऑन एनायन। डेल्टा लेमडा m इंफिनिटी
किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आपको निकालना होगा तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू प्लस लेमडा इंफिनिटी ऑफ प्लस प्लस में, मतलब ये आपको केटाइन केटाइन के टर्म्स में बात की जा रही है ना, न्यू माइनस इनटू एनआई और केटाइन की इंफिनिटी पर मोलर कंडक्टिविटी। तो ये तो आपकी क्या हो गई, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यही मुझे फाइंड करना था। तो कोरलाश से हमें ये आता है एक फार्मूला, और अगर ये निकालना है तो मैं क्या कर दूं, जैसे ये दो फार्मूले भी लिखो, मैं क्वेश्चन देती हूँ तो समझ में आएगा। ये दो फार्मूले लिख लो भी काम आएंगे क्वेश्चंस करवाने में। आज का तो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ ही नहीं ढंग से, मुझे लगता है अकेले खुद से पढ़ के करना पड़ेगा। देखते हैं, ये दे रखा है कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.2 मोलर, और अल्फा दे रखा है 0.05। तो यहां से आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना है, लैम्डा एम। किससे निकालोगे लैम्डा एम, 100 into k upon m। 1000। ये रिलेशन आया था कल, ये निकल आएगा तो फिर हमारे पास में आगे क्या पूछा है, ओके एलएम से पूछा है। ये कैलकुलेट कर लेना। डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन that is alpha and dissociation constant of weak electrolyte। इस पे मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था और उसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको पेपर में भी मिला होगा। तो जनरली अगर हम इन्फिनिटी की बात करें, मतलब एलएमसीपी में बात करूं, तो मेरे पास में डेल्टा लेमडा इन्फिनिटी मतलब एलएमसी पर अगर अल्फा का मैं देखूं तो अल्फा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। बट अगर किसी जनरल वैल्यू पर या फिर किसी जनरल कंडीशन पे हम बात करें तो आपका कितना डिसोसिएशन हुआ है, ये किसके इक्वल होता है कि लेमडा एम जो होगा वो आपका 1 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये कुछ डिसोसिएट हुआ होगा, तो समझा कि अल्फा डिसोसिएट हुआ। तो यहाँ पे दो वैल्यूज निकल के आई हमारे पास में, एक ये आई एलएमसी पर 1 और किसी जनरल पर अल्फा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में अल्फा निकल के आ जाता है, अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम 1 लेमडा इन्फिनिटी एम। फिर इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, मतलब ये भी पता है ये भी पता है, तो यहाँ से के मेरे लिए कापा निकल के क्या जाता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये अपने को दोनों फार्मूले याद रखने हैं, और जब ये पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आपको ये नहीं इसको कैलकुलेट करवाएगा, और इसको कैलकुलेट करवाएगा तो किससे कैलकुलेट करवाएगा, हमें पता है कि 1000 इंटू कापा अपन एम से। तो जब भी आपको इस टाइप के डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से लैम्डा एम नहीं देगा, लैम्डा एम वो आपको कैलकुलेट करवाएगा कापा देके। ठीक है,
फिर आप ये निकाल लोगे, ये आपको गिवन होगा तो आपको अल्फा पूछ लिया जाता है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट हमारे पास था थर्ड, इसका एप्लीकेशन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगेन यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम का ही पार्ट आएगा, सोल्यूबल सॉल्ट। अब इसका मतलब ये कि क्या है कि जब भी हम स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मीनिंग है? कम सॉल्युबल है, सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल है ना। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनी स्प्रिंगली soluble salt is assumed to be infinitely diluted because sparingly soluble salt have very low solubility, बहुत कम solubility होगी। तो यहां से मेरे पास में जो लैम्डा एम होगा उसका फॉर्मूला क्या था अपना, 1000 पापा अपॉन एम। तो ये जो आपकी मोलरिटी है, मतलब ये कितनी कम हो जाएगी, इतनी कम, क्योंकि आपको ने बहुत डाइल्यूट कर दिया उसको। तो डाइल्यूट कर दिया मतलब मोलरिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जितना वो सॉल्युबल हुआ है। तो यहां से हमारे पास में एक नया वैल्यू आ जाता है मोलर कंडक्टिविटी का, मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी, दैट इज डेल एम इंफिनिटी इज, अगर 1000 कॉपा है तो डायरेक्ट यहाँ पे जो मोलरिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी। तो हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्ट के लिए निकाला करते थे, जैसे कि केएसपी निकाला। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास में एल्यूमिनियम क्लोराइड आया था तो उसके लिए अपन ने केएसपी निकाला था। सपोज कि आपके पास में एजीसीएल आ गया तो उसके लिए बाइनरी सॉल्ट आ गया तो उसके लिए केएसपी निकाला था। तो केएसपी से यहाँ से सॉल्युबिलिटी आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मिल जाएगा, सॉल्युबिलिटी मिल जाएगा। तो एक ये नया आपका रिलेशन निकल के आ जाता है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बीच में। एक ये नया फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व करने का। क्लियर है? तो आपको यहाँ से केएसपी वाला कॉन्सेप्ट फिर से उठ के आएगा, जैसे बाइनरी सॉल्ट है या क्वाटरनरी सॉल्ट है, टर्नरी सॉल्ट है, वो वाली चीजें। फिर हमारे पास में फोर्थ है, वो भी आयनिक इक्विलिब्रियम का ही है, डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट क्या हुआ करता था, जल्दी से बताओ, किससे अपन उसको डिनोट करते थे, डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अरे आयनिक प्रोडक्ट क्या हुआ करता है, KW, याद आया? 10⁻⁴ तो KW मतलब यहाँ पे क्या, आयनिक प्रोडक्ट, और डिसोसिएशन कांस्टेंट K/KB की टर्म्स में लिखते थे हम, याद आया? तो यहाँ पे मेरे पास में K/KB विल बी इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की हम बात कर रहे हैं। तो आपको ये पता है कि वाटर के लिए कंसंट्रेशन 1 मोलर के लिए हम कितना कंसंट्रेशन रखते हैं वाटर का, 55.5। तो यहाँ पे एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55.5। अब दो केस हो सकते हैं कि मेरे पास में यहाँ पे वाटर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है अगर, तो इफ H2O इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, that is H2O will dissociate into H plus and OH minus।
तो यहां से लैम्डा एम क्या 1000 इंटू कापा अपॉन एम, तो मोलरिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारा एम क्या आ जाएगा, एम इज ए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, या फिर क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है ना, इन दोनों में से हम किसी एक का रखेंगे यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस या कंसंट्रेशन ऑफ, तो यहाँ पे मेरे पास में ये की चीज आई। अगर मैं इन्फिनाइटली इसे डाइल्यूट कर दूं तो क्या होगा, LMC, जो कि मेरे पास में आ जाएगा 1000 K अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, मतलब यहां से H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, H प्लस की कंसंट्रेशन या OH माइनस की कंसंट्रेशन में क्या लिख सकती हूँ, इन्हीं में से कहीं से एक वैल्यू छुप के आपको आगे की ओर बढ़ाएगी। ये और ये सब चीजें जो दे रखी है, बताओ मुझे जल्दी से। 10⁻⁻7 है। नहीं नहीं, अभी तो कुछ वैल्यू दे नहीं रखी है, मुझे यहीं से अगर फॉर्मूला नया निकालना है। अरे ये मैं अगर बोल रही हूँ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इधर है तुम्हारे पास में, मुझे ये चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बेटा, लैम्डा एम कंसंट्रेशन ऑफ H अपॉन प्लस इज इक्वल टू 1000 कापा अपॉन लेमडा इंफिनिटी m लिख सकती हूँ ना, और ये जो K है हाँ ये क्या रहेगा मेरा, ये K है KW, जो कि क्या है आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो यहाँ पे अगर OH माइनस, जैसे कि आपको यहाँ पे बोला गया है कि KW जो है वो H प्लस भी हो सकता है या OH माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ पे अगर आप H प्लस ही लेते हो तो ये समझ में आ गया कि किस तरह से आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की जगह मैंने इसको यहाँ पे रखा, क्योंकि आपकी एम क्या हो सकती है, ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी हो सकता है और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी हो सकता था। फिर इन्फिनिटी पे हमारे पास में एट इन्फिनिटी क्या बचेगा, H प्लस, आपको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ही मिलेगी, तो यहाँ से मैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, अगर मुझे ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, तो मैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल सकती हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकल गई तो फिर वो मुझसे pH यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करा के फिर वो आगे क्या कर सकता है, किसी सॉल्ट का या फिर किसी का दे के फिर वो अपने को pH भी बात करवा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है इसमें, ऐसा टाइट्रेशन जिसमें किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी चेक की जाती है डिफरेंट स्टेट पर। ठीक है ना, टाइट्रेशन इन विच कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज मेजर्ड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ टाइट्रेशन। एग्जैक्टली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे होता है कि आपके पास में आयंस का एक्सचेंज होता है, जैसे कि अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड लिया था, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, तो वहां पे क्या हो रहा था, आयंस का एक्सचेंज हो रहा था ना, और उस आयंस के एक्सचेंज होने की वजह से आपको वहां पे जैसे कि आयंस चल रहे हैं तो कंडक्टिविटी मिलेगी, तो उन्हीं सब चीजों को मेजर करने के लिए यहाँ पे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन या फिर इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगा ये, कि टाइट्रेशन इन विच कंडक्टिविटी of the solution is measured at different stage of titration are known as conductometric titration।
अगर टाइट्रेशन करते हैं तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है लेबोरेटरी में? अरे लास्ट ईयर कभी गए कि नहीं गए, या फिर सुना कि नहीं सुना? टाइट्रेशन वर्ड सुना ही है अपन ने, तो टाइट्रेशन में हमें किस 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 चीजों की जरूरत पड़ती है लेबोरेटरी में? कंसेप्ट ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन is based on that fact that during the titration one ion is replaced by another, and since each ion has different conductivity, so net conductivity of the solution changed. तो अब मैंने लिखवाए थे कि केटायन और एनायन में कौन कौन से ऐसे आयन से जिनकी हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है या हाईएस्ट मोबिलिटी होती है? एनायन में कौन है, केटायन में कौन है, बताओ जल्दी से। जितने भी आपके केटायन से उनमें से सबसे ज्यादा, या जितने भी आपके एनायन से उनमें से सबसे ज्यादा मोबिलिटी या कंडक्टिविटी किसकी होती है? याद है OH माइनस बताया था। H+ में। हाँ, H+ और OH माइनस। तो यहाँ पे ये जो टाइट्रेशन है, ये टाइट्रेशन किस पे बेस्ड ऑन होता है? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, कि इसमें एक आयन दूसरे आयन से रिप्लेस होता है, और हमें पता है कि हर एक आयन की, हर एक की केटायन और हर एक एनायन की जो कंडक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है। तो जब आप इन्हें मिक्स कर देते हो तो जो आपके सॉल्यूशन की नेट कंडक्टिविटी होगी वो कुछ चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं हमारे ग्राफ बेस्ड पे, कि कब किसको क्या मिला है तो आपका ग्राफ क्या मिलेगा, है ना। तो नॉर्मली यहाँ पे टाइट्रेशन कर्व जो आएगा आपका, टाइट्रेशन उसे हम बोलेंगे टाइट्रेशन कर्व, और किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे हम? कंडक्टिविटी और वॉल्यूम के बीच में। तो यहाँ पे मेरे पास में जनरली आपका जो टाइट्रेशन कर्व बोलूं या ग्राफ बोलूं वो आपका स्ट्रेट लाइन का आता है। स्ट्रेट लाइन में कैसे हो सकता है कि जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, या फिर वो कांस्टेंट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सी कंडीशन आपके पास में गिवन है। इतना समझ में आया? तो अब देखते हैं कंडीशन आपके पास में क्या है। तो हम यहाँ पे दो कंडीशन चेक करते हैं। अगर थोड़ा सा आपको टाइट्रेशन याद होगा तो हम बिफोर इक्विवेलेंट पॉइंट और आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, ये दो चीज हम चेक करेंगे। आफ्टर ईपी मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट। अब बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट आने के पहले, हमने इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आया उसके पहले, और इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया उसके बाद, तो यहाँ पे एक हुआ करता है आपका बीकर और एक हुआ करता है आपका ब्यूरेट। याद आया? ब्यूरेट में से हम फिर कुछ सॉल्यूशन डालते हैं नीचे बीकर में, ये हाँ। तो आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट जब आ गया तो जो भी बचा वो हमारा, अब ब्यूरेट वाले की बात की जाएगी। इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया और अब जो ब्यूरेट वाला सॉल्यूशन है आपका, ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन है, हो सकता है कि अब वो सॉल्यूशन आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है या फिर वो आपके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है ना। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आपके पास में कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन में आएगी, मतलब कोई चेंज नहीं होना है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टिविटी आपकी क्या होती है? इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी, कंटिन्यूअसली इंक्रीज। तो जैसे आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बन सकता है। अब देखो आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट में तो ये दो ही केस हो सकते हैं ना। अब बिफोर की अगर मैं बात करूं कि बिफोर में आपके पास में बिफोर इक्विवेलेंट पॉइंट, तो ये जो बीकर की कहानी होगी,
तो हो सकता है कि हम बात कर रहे हैं वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। पहला केस हम क्या देख रहे हैं, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे मेरे पास में वीक एसिड या वीक बेस ऐसा भी हो सकता है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे तो मैं बोल देती हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल देती हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होने वाला है कि CH3COOH हो सकता है, ये आपका CH3COOH मतलब एसिड ले लू मैं, और यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, ये हो सकता है। तो मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में हम देख रहे हैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये NH4OH हो गया और हमने HCl ले लिया। तो इनिशियली मेरे पास में बीकर में क्या रहेगा, जो पहले लिखा हुआ है ना, कि अब यहाँ से मुझे समझ में आएगा बिफोर इक्विवेलेंट पॉइंट और आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूंगी तो मेरे पास में यहाँ से समझ में आने वाला है कि ये जो है मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो आपका बीकर में होगा पहले। तो इन दोनों ने जब आपस में रिएक्शन की होगी, मतलब जैसे सपोज कि आपका एसिटिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन करेगा तो किसको कौन रिप्लेस करेगा, ये वीक, और इसने आपके पास में स्ट्रॉन्ग इसके साथ में रिएक्शन की, तो आपको क्या बनाने वाला है, यहाँ पे बनने वाला है CH3COONA। ठीक है, रिएक्शन होने के बाद में तो ये जो बना ये आपका क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। किससे बना, वीक इलेक्ट्रोलाइट से बना। इतना समझ में आया, वीक और स्ट्रॉन्ग से। तो ये किस में चेंज हो गया, पहले आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट था, अब ये किस में चेंज हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चेंज हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां से अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर से पूछना कि पहले आपके पास में ये क्या था, वीक, मतलब क्या है इसका कि इनिशियली मतलब बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट आपके पास में क्या रहा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट रहा है। आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट मेरे पास में क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ गया। तो जब ये शुरू में अपन ने इसको मिक्स करना चालू किया होगा, ब्यूरेट से इधर बीकर में डालना चालू किया होगा, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट पॉइंट आने तक धीरे 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 बढ़ेगी, और जैसे ही आपका इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया एकदम से बढ़ जाएगी। अरे बात समझ में आई, कहानी समझ में आई कि नहीं आई। हाँ मैम। आपने धीरे धीरे इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड इन दोनों को मिला रहे हो, तो यहाँ पे मेरे पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट है पहले, और ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। तो कंडक्टिविटी शुरू में क्या होगी, कंडक्टिविटी आपकी अप टू इक्विवेलेंट पॉइंट, तो धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ही बनाती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में ग्राफ ऐसे आएगा, वॉल्यूम और लेमडा के बीच में। तो यहाँ पे पहले इस तरह से ये धीरे 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 इस तरह से बढ़ती जा रही है, फिर जैसे इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया ये एकदम से ऐसे बढ़ गई। तो ये जो था ये आपका ईपी है। तो अप टू इक्विवेलेंट पॉइंट, तो आपको ये ऐसे देखना है रिएक्शन करवा कि क्या बनेगा। तो आपके पास में ये जब इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया तो उसके बाद में क्या बचा होगा, तो इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा तो उससे या तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये दो चीज मिलेगी मुझे। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवा के हमें समझ में आया क्या मिला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला। क्लियर हुआ, अरे बैठा क्या दिमाग में। हाँ मैम। ये तो हमने क्या लिया था, वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग। अब अगर इसका उल्टा कर दूं मैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या कर दें हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब पहले आपने बीकर में क्या ले रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग, उसके बाद में आपके पास में किससे इसके साथ में रिएक्शन करवाई जा रही है, इसके साथ में, या फिर हम बोल सकते हैं कि HCl है और इसकी रिएक्शन मतलब जस्ट अपोजिट किया मैंने। तो कहानी क्या होगी मेरे पास में, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, एसिटिक एसिड के साथ में। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट
और अब यहाँ पे मेरे पास में ये क्या बन रहा है, CH3COO Na। तो पहले भी आपके पास में क्या था, ये जो लिया है ना, ये पहले होता है आपका, बिफोर वाली बात होती। तो पहले भी आपके पास मतलब पहले जो लिखा है, जैसे NaOH पहले लिखा है मतलब बिफोर ईपी, और बाद में इधर आपका आफ्टर ईपी। तो बिफोर ईपी कौन था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। फिर आफ्टर ईपीपी क्या आया आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आया। मतलब टाइट्रेशन कराने पर दोनों ही मेरे पास में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे मेरे पास में जो कंडक्टिविटी होगी उसमें क्या होने वाला है, जल्दी से बताएं। Continuously increase. कंटिन्यूअसली इंक्रीज, पहले क्या होगी, तो यहाँ पे तो एक ये भी चीज पूछी जा सकती है कि कंडक्टिविटी का रीजन क्या हो सकता है, कि आपके पास में यहाँ पे Na प्लस OH माइनस है, और दूसरा आपका CH3COO माइनस है ना। तो इधर से ये इसमें Na और इसमें Na, तो ये Na प्लस तो कॉमन हो गया, बचा क्या इधर से OH माइनस, और इधर से क्या बचेगा CH3COO माइनस। तो मेन जो कंडक्टिविटी होगी वो किसकी वजह से आएगी, मोबिलिटी किसकी ज्यादा है, OH माइनस की, है ना। तो OH मतलब इसकी जो आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो मेन रीजन आपका कंडक्टिविटी का कौन रहा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही रहेगा। लेकिन वो हमारे पास में कहाँ है, बिफोर है। तो हमारे पास में इक्विवेलेंट पॉइंट तक जैसे कि ये आया, तो अब ये उसमें भी बाद में भी चेंज, तो इक्विवेलेंट पॉइंट तक क्या होने वाला है और इक्विवेलेंट पॉइंट आने के बाद में क्या होने वाला है। देखो पहले मेरे पास में सबसे ज्यादा रही होगी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, OH माइनस है, इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, तो पहले ये क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी। फिर धीरे धीरे ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका, CH3COO Na में कन्वर्ट हो रहा है। तो CH3COO माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी मोबिलिटी क्या है, कम है। तो इनिशियली बढ़ के फिर धीरे धीरे इक्विवेलेंट पॉइंट आने तक कम होगी ना। अरे हाँ या ना बोलो भाई, हाँ। क्योंकि आपका रीजन क्या है, OH माइनस। तो लेकिन ये OH माइनस रिप्लेस हो रहा है आपका, तो रिप्लेस होने की वजह से अब ये Na प्लस यहाँ पे आया, CH3ON माइनस यहाँ पे आया। तो मेरे पास में यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, पहले EP तक धीरे 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 कम होगी, फिर उसके बाद में कांस्टेंट हो जाती है। ये आपका EP है, ये वॉल्यूम और ये आपकी कंडक्टिविटी। सेकेंड वाले केस में ये होगा। अब सपोज कि आपके पास में यहाँ पे रीजन भी पूछ सकते हैं ना, क्योंकि दो आयंस हैं, CH3COO माइनस भी और OH माइनस भी है, तो मेन कंडक्टिविटी किसकी वजह से आएगी। फिर तीसरा आपको हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एसिटिक एसिड वर्सेस आपका C2H5 होल थ्राइस N, ये हो गया। तो ये क्या है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वीक बेस है ना। तो आपने एसिड लिया, और एसिड की रिएक्शन जब हम किसी वीक बेस के साथ में कराते हैं तो हमारे पास में सॉल्ट बनेगा, और जो सॉल्ट बनेगा वो कौन से टाइप का रहेगा, इनसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। तो अब क्या होने वाला है, बिफोर और आफ्टर की बात सोचो।
आज ही बताना है, आज ही सोचना है। इंक्रीज होके कांस्टेंट होगा। इंक्रीज होके कांस्टेंट होगा, एक्सप्लेन करेगी कैसे? मतलब ईपी आने तक पहले कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उसके बाद में फिर क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। और कोई? और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो? सेम ही रिजल्ट आएगा ना? नहीं, ईपी तक कोई चेंज नहीं होगा। देख, जैसे कि तुम्हारे पास में केसीएल है, केसीएल के रिएक्शन AgNO3 के साथ में कराई, तो यहाँ पे मेरे पास में AgCl प्लस KNO3 बना। AgCl का तो क्या हो जाएगा? PPT बनेगा। तो पहले भी स्ट्रॉन्ग था, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो ईपी तक कोई चेंज नहीं होता है, फिर उसके बाद में तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अगर बाद में आ जाता है तो मेरे पास में क्या होने लगता है? कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है बाद में। तो ये पहले क्या था? स्ट्रॉन्ग था, तो उसकी वजह से कांस्टेंट, फिर अप टू ईपी आपका कांस्टेंट मतलब नो चेंज, देन बढ़ेगा, तो ये ईपी। तो ये 4 केस थे जिसमें कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पे आते हैं, जिसमें से आपके पास में ग्राफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। जेई में तो पूरा मैच द कॉलम आया है। चलो, इसके एक बार मैं नोट्स सेंड कर दूंगी यहाँ तक के। अब है ना, तुम लोग मुझे ये ज्वाइन करो। वीक वाला करेक्ट है क्या मैम? मैंने जो बोला था। हाँ हाँ बिल्कुल सही किया, नहीं तो मैं उसको करेक्ट नहीं कर देती। अब मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग मुझे ना गूगल पे ज्वाइन करें, मैं लिंक सेंड करती हूँ पेपर डिस्कशन के लिए, है ना, क्योंकि वो जूम पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल